हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रतिमा सिंह और मेरे चैनल पोल पाथ में आप सबका स्वागत है। यहाँ मैं पॉलिटिकल साइंस की फुल कोर्स सीरीज को लेकर के चल रही हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो यूपी टीजीटी पीजीटी का और पीजीटी का फुल कोर्स मैं यहाँ पॉलिटिकल साइंस का दे रही हूँ। तो सारी वीडियोज़ को अवेल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें पोल पाथ पे ज्वाइन कर सकते हैं। पोल पाथ के नाम से आप जो है मैंने अपना टेलीग्राम बना रखा है, तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे ताकि आप सारी पीडीएफ को अवेल कर पाएँ। जैसे ही संविधान मैं कंप्लीट कर लूँगी, इसकी एक पीडीएफ में पूरा संविधान का नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और आगे आने वाली वीडियोस भी सब आपके कोर्स से रिलेटेड होंगी। बहुत सारी अपलोड हो चुकी हैं, जो नहीं अपलोडेड है वो अपलोड कर दी जाएंगी। और यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स दिया जा रहा है इसमें, और साथ में इसकी प्रैक्टिस भी होगी। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी इसमें रखे जाएंगे। एनसीईआरटी भी एनालिसिस हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर आपकी पॉलिटिकल साइंस की फुल प्रिपरेशन हो रही है, बिल्कुल पक्की। और आपकी तैयारी यहाँ सॉलिड तरीके से होगी पॉलिटिकल साइंस की बेसिकली। तो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए ये मैं कोर्स चला रही हूँ, पर ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है, चाहे बिहार का टीजीटी पीजीटी हो, एलटी हो, या फिर किसी और स्टेट का टीजीटी पीजीटी हो। ये सब एक ही जैसे सबके टॉपिक होते हैं। 2-4 टॉपिक का अंतर होता है, संविधान में वो भी नहीं होता है। संविधान तो पूरा का पूरा आता ही है। तो आप किसी भी स्टेट से हैं, आपको यहाँ पॉलिटिकल साइंस यदि आपका सब्जेक्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से जारी रख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी लिस्ट लगी हुई है, आप वहाँ से हमारे कोर्स वीडियोस, प्रैक्टिस वीडियोस, एनसीईआरटी की प्रैक्टिस और ये सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं। और हमें टेलीग्राम पे, वहीं पर टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, तो हमें टेलीग्राम पे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक में कोई प्रॉब्लम है तो पोल पाथ के नाम से सर्च कर सकते हैं। देखेंगे, आज हम शुरू करते हैं अपना संविधान। तो कल संविधान में हमने पढ़ा था कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ और अंतरिम सरकार कैसे बनी, कैसे कैसे जो है उसका अंतिम अधिवेशन होता है, अंतिम अधिवेशन के दिन क्या क्या होता है, राष्ट्रपति जो है कब चुने जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद को किस डेट पे चुना जाता है। बहुत सारे फैक्ट की कल हमने बात की थी। और जो कल की वीडियो गई है उसमें से एग्ज़ाम्स में से इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता कि उस पार्ट से जो है क्वेश्चन ना रखे जाएं। इतना इम्पोर्टेंट कल का पार्ट था, तो आप उसको ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए, आज हम देखेंगे माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना जो कि 1947 में 1947 ठीक है, 1947 में माउंटबेटन योजना आती है। और इसे क्या है, 3 जून की योजना भी कहा जाता है। माउंटबेटन योजना का दूसरा नाम क्या है, 3 जून की योजना। तो देख लीजिए, 2 नाम हैं इसके, ठीक है। दूसरा नाम है ये, दूसरा नाम माउंटबेटन योजना को 3 जून की योजना भी कहा जाता है। और क्योंकि ये योजना 3 जून 1947 को आई थी, और किसके द्वारा ये पेश किया गया था, माउंटबेटन। ये योजना जो है 3 जून 1947 को माउंटबेटन के द्वारा पेश किया गया था। तो इसे माउंटबेटन योजना कहते हैं क्योंकि माउंटबेटन के द्वारा पेश किया गया था, और 3 जून की योजना भी कहते हैं क्योंकि 3 जून को ये पेश की गई थी। तो दोनों इनकी डेट और नाम, पेश करने वाले व्यक्ति के नाम पर और डेट के नाम पर जो है 2 नाम इसके हैं, ध्यान रखना। माउंटबेटन योजना को ही 3 जून की योजना कहा जाता है। क्वेश्चन जो है पुटअप किया जाता है कि 3 जून की योजना किस योजना को बोलते हैं, या माउंटबेटन योजना का दूसरा नाम क्या है। तो एग्ज़ाम में जो पॉइंट आने वाले हैं यहीं से आप क्लियर करते रहिए। यहीं से क्लियर करते रहेंगे तो सारी चीज़ें आसानी रहेंगी। एक बार क्लास लेंगे और मेन पॉइंट पे ध्यान नहीं देंगे तो आगे आपको उतनी मेहनत फिर से करनी पड़ेगी। तो इसलिए पहली बार में फुल फोकस होकर के अच्छे से सारी चीज़ों को समझ लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, प्रैक्टिस में मेहनत ना करनी पड़े। प्रावधान देखेंगे, इसका काम क्या था। भारत पाक विभाजन इसका जो है काम था। भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र का गठन किया जाएगा इस योजना के तहत, ठीक है। इस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का गठन किया जाएगा। और भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो 1947 है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, कब पेश किया गया, कब पारित हुआ, सम्राट ने अनुमति कब दी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछी जाती हैं।
तो जो ये भारतीय स्वतंत्रता विधेयक है ये पेश किया गया कब? जून 1947 में। कहाँ पर? ब्रिटिश संसद में। ये ब्रिटिश संसद में की बात हो रही है। वहाँ पर जो है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया, पारित किया गया और पास किया गया। तो ब्रिटिश संसद में किसके द्वारा पेश किया गया था? क्लीमेंट एटली, ये पीएम, ठीक है। क्लीमेंट एटली कौन थे? ये पीएम थे उस समय के। क्लीमेंट एटली और लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। अगला देखेंगे, पेश कब किया गया? तो ये पारित कब किया गया? तो ये 15 जून 1947 को जो है ये पारित किया जाता है। और पेश करने की क्या है? 4 जून है यहाँ पर, ठीक है। पेश करने की 4 जून है। देख लेते, इसको ठीक करते हैं। तो पेश कब किया गया? ये 4 जून 1947 को पेश किया जाता है, ब्रिटिश संसद में पेश किया जाता है। क्लीमेंट एटली जो उस समय के प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा पेश किया जाता है। और क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी से थे। ये सारे क्वेश्चन कहीं से देखो कुछ भी पूछेगा, आपकी तैयारी जो है पक्की होनी चाहिए। ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। पारित कब किया गया? 15 जून 1947 को ये पारित किया जाता है ब्रिटिश संसद में। और सम्राट की अनुमति कब मिलती है? 18 जून यानी कि 18 जून 1947 को इसकी अनुमति मिल जाती है। किसके द्वारा? जो सम्राट हैं इंग्लैंड के, उनके द्वारा। जो उस समय सम्राट थे इंग्लैंड के, उनके द्वारा, ठीक है। तो ये यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। हम इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके चल रहे हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उन्हीं को लेके चल रहे हैं। और कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं और कोई फालतू की चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि आपको हमें ज्ञानी नहीं बनाना है। आप ज्ञानी बन जाएंगे, पूरा जीवन पढ़ा है। आप पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ करके सिलेक्शन लीजिए, बाद में जीवन पढ़ा है, आप पढ़ते रहिए। पढ़ाना है आपको, टीचर बनने जा रहे हैं तो जीवन पढ़ा है ज्ञानी बनने के लिए। चलिए देखेंगे आगे। स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता के समय कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई थी। क्या है? कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी थे। ब्रिटिश PM कौन था? क्लीमेंट एटली थे, अभी अभी हमने बात की। और ब्रिटेन में सरकार किसकी थी? लेबर दल यानी कि लेबर पार्टी की सरकार थी। भाई क्लीमेंट एटली जब PM थे और क्लीमेंट एटली लेबर दल से जो है बिलोंग करते थे, तो लेबर जो पार्टी थी उसी की सरकार थी। तो इस तरह से जो है चीज़ों को रिलेट भी करना है। चीज़ों को रिलेट करेंगे तो चीज़ें जो है एक दूसरे से जुड़ती चली जाएंगी, आंसर आपके निकलते चले जाएंगे, ठीक है। देखेंगे अगला, आगे क्या है? संविधान सभा के सभी निर्णय थे वो कैसे थे? निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए यानी कि सबकी सहमत हो गई जिस चीज़ पे, वो निर्णय जो है फाइनल हो गया। संविधान सभा का प्रतीक क्या है? प्रतीक कह लें या मुहर कह लें, हाथी है, ठीक है। हाथी है, मुहर भी कह सकते हैं इसको। तो प्रतीक या मुहर क्या है? हाथी है। संविधान सभा का प्रतीक हाथी है और मुहर भी कह सकते हैं, हाथी है। राष्ट्रध्वज 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया, ये पूछा जाता है, आप इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां पूछी जाती हैं कि संविधान सभा की ये समिति किससे संबंधित थी, इस समिति का कौन अध्यक्ष था। तो यहाँ पर किस समिति का कौन अध्यक्ष था तो उस पर हम बात करेंगे। संघ समिति, संघ संविधान समिति, संघ राज्य समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू जी थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। आगे देखेंगे जो देशी रियायत समिति थी, संचालन समिति, नियम समिति, तदर झंडा समिति, तो इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अध्यक्ष। और इसमें इम्पोर्टेंट कौन सी है? एक तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है, तदर झंडा समिति, और दूसरी देशी रियासत एक ये इम्पोर्टेंट है। ये दो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देशी रियासत समिति और तदर झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। संचालन और नियम समिति के भी होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे जो प्रांतीय संविधान समिति है, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है। और वल्लभ भाई पटेल जो है इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष हैं। जो ये प्रारूप समिति के कितने नाम हैं? प्रारूप समिति कह लीजिए, मसौदा कह लीजिए, ड्राफ्टिंग कह लीजिए, पाउंड लेखन कह लीजिए, इतने सारे नाम हैं एक ही समिति के, जिसे हम प्रारूप समिति कहते हैं या ड्राफ्टिंग समिति। इसके दो नाम जो है ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर जी थे, ठीक है। तदर्थ मौलिक अधिकार समिति देखें तो JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। और अल्पसंख्यक उप समिति देखें तो HC मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे।
देखिए यहाँ पर तदर्थ लग गया, तदर्थ मौलिक अधिकार समेत, और ऊपर देखेंगे मौलिक अधिकार समेत, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक वर्ड चेंज हो रहा है तो वहाँ पर उसका मतलब भी चेंज हो जाता है। मौलिक अधिकार समिति के वल्लभ भाई पटेल थे और तदर्थ मौलिक अधिकार समिति इसके जेबी कृपलानी थे। ठीक है, तदर्थ आ जाए या उप आ जाए, उप मौलिक अधिकार समिति, तो ये क्या हो जाएंगे, जेबी कृपलानी हो जाएंगे। और सिर्फ प्रॉपर मौलिक अधिकार समिति है तो उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष पटेल थे। हमने यहाँ ऊपर अभी भी पढ़ा है। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए आगे देखेंगे हम। यदि हम संविधान सभा के स्रोत की बात करें तो संविधान सभा के स्रोत क्या है, संवैधानिक प्रभाव। तो जो संविधान के स्रोत हैं, यानी कि संविधान जब हमारा निर्माण हो रहा था तो कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें उठाई गई, कौन कौन से स्रोत इसमें इंक्लूड किए गए। तो संविधान के स्रोत क्या है, तो जो हमारा संविधान है, आज का प्रेजेंट टाइम का संविधान है, उस पर सर्वाधिक प्रभाव जो है किसका, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसका है। लगभग 75% जो है ये 1935 के भारत शासन अधिनियम का उठा करके हमारे संविधान में रखा गया है। ठीक है, पुट किया गया है। तो अगर पूछा जाए कि भारत संविधान किसका ऋणी है, तो किसका है, 1935 के भारत शासन अधिनियम का। सर्वाधिक प्रभाव किसका है, तो 1935 के अधिनियम का। या फिर कहाँ से, और भी इसी तरह से सेंटेंस को घुमा करके 2-3 तरह से देगा। तो 1935 आप एक बात समझिए कि सबसे ज़्यादा जो है 1935 का प्रभाव है किस पे, हमारे प्रेजेंट के संविधान पे। ठीक है, आगे इसके बाद हम देखेंगे कि ब्रिटेन से लिए गए प्रावधान क्या है। हमारा जो संविधान है इसे उधारी का थैला भी बोला जाता है, उधारों का थैला बोला जाता है ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने अच्छी जगह पूरी दुनिया से जो है अच्छी अच्छी चीज़ें उठाई और उसको अपने इन्वायरमेंट में, अपने देश के अकॉर्डिंग उनमें तब्दील किए, चेंजेस किए और फिर उसको जो है यहाँ पर लागू कर दिया। तो उधारों को थैला कहा गया है, ये आपके लिए जो है नॉलेज के लिए बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा उसको कहा जाता है, पर ऐसी ये रियलिटी नहीं है। चलिए देखेंगे, ब्रिटेन से लिए गए कुछ प्रावधान हैं। तो अच्छी चीज़ उठाने में कभी कोई बुराई नहीं होती, चाहे वो कोई संविधान हो, चाहे अपने खुद के गुण हो। अच्छी चीज़ उठा लेनी चाहिए, किसी में कुछ भी अच्छा दिखे तो उसे जो है एडॉप्ट कर लेना चाहिए। देखते हैं, ब्रिटेन से लिए गए संविधान में एकल नागरिकता आ जाएगी, दूसरी संसदीय प्रणाली आ जाएगी, क्योंकि ब्रिटेन का जो है बहुत सालों तक हमारे देश पर राज था, तो इसलिए जो है इसके जो शासन व्यवस्था की प्रणाली थी वही हमने अपना ली, जैसे एक संसदीय प्रणाली। और संसदीय विशेषाधिकार जो है ये भी विधि का शासन, विधि के समक्ष समता और विधि निर्माण प्रक्रिया, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति और लोक सेवकों का कार्यकाल, ये इतनी चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेंट ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। और ये इसमें जो है एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, विधि के समक्ष समता, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं शुरुआत की, तो ये बार बार क्वेश्चंस में देखने को मिलती हैं। आगे हम देखेंगे कि अमेरिका से लिए गए प्रावधान, अमेरिका के संविधान से भी कुछ प्रावधान लिए गए, तो वहाँ से कौन कौन है जो मेन है उनको भी देखेंगे। मौलिक अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया है, ये भी पूछा जाता है। तो ये 3 जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 3। ठीक है, बार बार जो है आते हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं लेकिन 3 जो हैं मेन मैं उनको बता रही हूँ, ये बार बार जो है क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। और ये भी संविधान की सर्वोच्चता और राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, ये भी तो विधियों का समान संरक्षण, समान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति का पद। देखो प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना जो है अमेरिका के संविधान से ही रखी गई है। प्रस्तावना का जो एक आइडिया था वो कहाँ से लिया गया, ये अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपात, जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है, स्वरूप है, वो कहीं और से लिया गया है, आगे बताएंगे। अभी यहाँ खिचड़ी नहीं पकानी है, हम उसको अभी आगे बताएंगे। तो प्रस्तावना कहाँ से ली गई, अमेरिका से ली गई है। ठीक है, अब हम देखेंगे रूस से लिए गए प्रावधान, रूस से भी कुछ प्रावधान लिए गए। ठीक है, मेन कंट्रीज से प्रावधान लिए गए हैं, तो
जो जहाँ पर अच्छा दिखा वो हम देखेंगे। मौलिक कर्तव्य इम्पॉर्टेंट है, समाजवाद, सामाजिक आर्थिक न्याय, पंचवर्षीय योजना, ये चारों ही इम्पॉर्टेंट हैं, पूछी जाती हैं, जिसमें कि मौलिक कर्तव्य और ये न्याय, ये जो है तीनों चीज़ें जो हैं, तीनों चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आती हैं, बार बार जो क्वेश्चन में पूछी ही जाती हैं। ठीक है, तो ये मौलिक कर्तव्य, समाजवाद, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की और पंचवर्षीय योजनाएं, ये सब कहाँ से ली गई हैं? रूस से लिया गया है हमारे संविधान में। ठीक है, कनाडा से देखेंगे, कनाडा से लिए गए जो प्रावधान है, इसमें संघात्मक व्यवस्था है, अवशिष्ट शक्तियाँ हैं और राज्यपाल का पद है और जीएसटी का स्वरूप है। तो इसमें जो है अवशिष्ट शक्तियाँ और संघात्मक व्यवस्था, ये दोनों जो हैं पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम्स में। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से जो है ये नीति निर्देशक तत्व, ये बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बार बार ये पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। साथ में राज्य में 12 सदस्यों को जो मनोनीत करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है राज्यसभा में, तो वो भी वहीं आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जो है, ये भी जो है आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, आगे देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया से कुछ प्रावधान लिए गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या प्रावधान लिए गए हैं? समवर्ती सूची ली गई है। प्रस्तावना की भाषा देखिए आ गई ना, प्रस्तावना जो है अमेरिका से लिया गया है, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है, जिस तरह से प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया है ना, जिस तरह से प्रस्तावना की लैंग्वेज है, तो वो कहाँ से ली गई? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और केंद्र राज्य संबंध, तो ये सारी चीज़ें इसमें दोनों, ये समवर्ती सूची और केंद्र राज्य संबंध, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया से उठाए गए हैं और बार बार क्वेश्चन में आते हैं। फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्र लिया गया है, तदर्थ न्यायाधीश और जीएसटी का प्रावधान, यहाँ पर एसटी होगा, जीएसटी का प्रावधान। तो ये भी कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। देखो, तदर्थ न्यायाधीश जो है सिर्फ कहाँ होगा? तदर्थ न्यायाधीश हमारे भारत में, तदर्थ न्यायाधीशों का प्रावधान किस में किया गया है? सुप्रीम कोर्ट में किया गया है। ठीक है, तो ये तदर्थ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में ही नियुक्त किए जाएंगे, उसके निचली अदालत में नियुक्त नहीं किए जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान था, वहाँ से हमने क्या क्या लिया? वहाँ से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। और जो जर्मनी है, जर्मनी के वाइमर संविधान से आपात उपबंध लिए हैं। इसको सरल लैंग्वेज में समझें तो राष्ट्रपति की आपात शक्तियाँ, राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियाँ होती हैं, शक्तियाँ, ये जो है कहाँ लिया गया? जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। पीजीटी लेवल पे ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। चलिए देखेंगे, जापान से क्या लिया गया? विद द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, जापान से क्या लिया गया? विद द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अब हम जो है प्रस्तावना देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारे संविधान का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देखेंगे कि इस प्रस्तावना पर सुप्रीम कोर्ट ने कब कब क्या कहा, कि कब प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, ऐसा बोला, फिर बोला संविधान, पहले बोला संविधान का जो है भाग नहीं है, फिर बोला संविधान का भाग है। तो इन सब तथ्यों पर भी हम देखेंगे, क्योंकि ये तथ्य भी एग्जाम्स में आते हैं। तो हमारा उद्देश्य यहाँ पर आपको संविधान पढ़ाना नहीं, हमारा उद्देश्य यहाँ पर जो एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको देना है। तो यानी कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर के हम ये क्लास आपको दे रहे हैं। यहाँ से आप एक प्रकार से देखिए कि आप पेपर जो है यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं या पेपर पढ़ रहे हैं, पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं। देखेंगे संवैधानिक शक्ति का स्रोत, जो संविधान का क्या होता है, उद्देशिका है, वो यहीं से शुरू होती है, हम भारत के लोग। ठीक है, क्वेश्चन में आता है संवैधानिक शक्ति का स्रोत क्या है? तो क्या है? भारत के लोग हैं। ठीक है, फिर क्या है? संविधान का स्वरूप, इसको देखिए, ये खंड है, ये पहला खंड है, ये दूसरा खंड है, ये खंड है संविधान के। तो हायर लेवल पे खंड पूछ लेता है, और नहीं तो क्रम तो पूछता है। ठीक है, क्रम पूछता है, तो क्रम इसीलिए मैंने इसको रखा ही ऐसे है, क्रम वाइज रखा है,
ये खंड वाइज है और क्रम वाइज, दोनों ऑर्डर को ये अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ही है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और जैसा लिखा है वैसा ही इसको मेमोराइज करेंगे ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपका गलत ना हो। संविधान का स्वरूप कैसा है? संविधान का स्वरूप है संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये जो है संविधान का स्वरूप है, ठीक है, ये संविधान का स्वरूप है और क्रम है यही, जो क्रम हमने यहाँ पर लिखा है यही क्रम भी है। संप्रभुता संपन्न सबसे पहले होगा, समाजवादी बाद, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक, तब गणराज्य। तो संविधान के स्वरूप में 5 वर्ड हमको देखने को मिलते हैं, संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या है? जिसका जो है मतलब वंशानुगत पद ना हो, ठीक है। गणराज्य का मतलब होता है वंशानुगत पद ना होना, ठीक है, यानी कि चुनाव पर होगा, ये चुनाव किया जाएगा, जो राज्य का प्रमुख होगा उसका चुनाव होगा, उसको नियुक्त किया जाएगा। ये नहीं कि वो वंशानुगत चल रहा है, ऐसा नहीं होगा, तो वंशानुगत पद नहीं होगा, ठीक है। ये एक गणराज्य के मतलब समझ लिया। दूसरा हम समझेंगे जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष क्या है? ये जो है 42nd अमेंडमेंट, 42nd संशोधन कब हुआ था? ये संशोधन होता है इमरजेंसी के दौरान 1976 में होता है, उसी दौरान जो है इनको जोड़ा, ठीक है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष 42nd संशोधन 1976 में जोड़ा गया, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम देखें कि हमारे जो संविधान के स्वरूप में कितने वर्ड थे, तो 3 थे। मूल संविधान में 3 शब्द थे, ठीक है। मूल संविधान में ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। मूल संविधान में 3 वर्ड थे, 3 शब्द थे, ठीक है। कौन कौन से थे? पहला जो है ये था, ठीक है, दूसरा ये था लोकतांत्रिक, तीसरा गणराज्य था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मूल संविधान में थी, ये 2 शब्द जो हैं बाद में जोड़े गए हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तो ये हो गए संविधान के स्वरूप के बाद में। पहला खंड ये हो गया, पहला। दूसरा खंड ये हो गया संविधान का स्वरूप। पहला खंड हो गया संवैधानिक शक्ति का स्रोत, दूसरा हो गया संविधान का स्वरूप। तीसरा देखेंगे खंड है संविधान का उद्देश्य। उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? तो उद्देश्य जो है इसका संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य है न्याय प्रदान करना, स्वतंत्रता देना और क्या, समानता देना और बंधुत्व की भावना को जागृत करना। तो ये सब इसके जो है संविधान के उद्देश्य में आ जाएंगे। तो अगर हम पहला बात करें तो ये न्याय है। न्याय कितने प्रकार के होते हैं? देखिए 3 प्रकार के न्याय होते हैं। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय होते हैं। धार्मिक आ जाए तो उसको आपको निकाल फेंकना है। क्वेश्चन में धार्मिक न्याय नहीं दिया गया है, ध्यान रखना, धार्मिक न्याय नहीं दिया गया। और क्वेश्चन में हमेशा चौथा धार्मिक ही होता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कौन सा सेग्रीगेट करना है। तो धार्मिक न्याय नहीं दिया गया है। कौन कौन से हैं? सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं, आर्थिक। 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। स्वतंत्रता भी दी है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात हमारा जो है संविधान की प्रस्तावना 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करती है। किसकी? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की, ठीक है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करती है और यही इसका जो है सीक्वेंस है। पूछेगा कि जो है न्याय, स्वतंत्रता, समानता पूछेगा। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, स्वतंत्रता और समानता को क्रम में रखिए। सीधा क्वेश्चन ऐसे ही करेगा, ठीक है। ये क्या है? क्वेश्चन है, ऐसे ही करेगा। तो सबसे पहले देखिए आपका न्याय आया, क्रम यही है आपके संविधान की जो प्रस्तावना है। तो सबसे पहला क्या है? ये आ गया न्याय यहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता आ गई, ठीक है। तीसरा क्या है? समानता आ गई, ठीक है। और चौथा अगर आ जाता है, वैसे चौथा बहुत कम पूछता है, कुछ और देगा वो अलग वहाँ पर। अगर पूछ आज भी जाता है तो चौथा लास्ट में बंधुत्व आ जाता है, बंधुत्व की बात करता है ये। तो स्वतंत्रता कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। सबसे पहले हमको न्याय दिया गया है, 3 प्रकार का न्याय दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। उसके बाद हमें स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई, विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की स्वतंत्रता हमको दी गई है। उसके बाद जो है हमें समानता दी जाती है। किस किस की समानता?
प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, ठीक है। अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता, दो तरह की हमें समानता दी गई है। तो सबसे पहले हमें न्याय दिया गया है, उसके बाद स्वतंत्रता प्रोवाइड की गई है, तब हमें समानता दी जाती है। उसके बाद फिर हम बंधुत्व पर आते हैं। जब ये तीनों चीज़ें हमको मिल जाती हैं तब हम बंधुत्व पर आते हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे आगे। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये किसने कहा है? तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये टी.एस. भार्गव के द्वारा बोला गया है कि प्रस्तावना ये क्या है? कथन है। प्रस्तावना से रिगार्डिंग रिलेटेड कुछ कथन है, टी.एस. भार्गव ने बोला है प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। आगे जो है के.एम. मुंशी क्या बोलते हैं प्रस्तावना के बारे में? ये बोलते हैं कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है और राजनीतिक जन्मपत्री है या कुंडली है। तो इन्होंने ऐसे बोला है, कुंजी बोला है, उसको जन्मपत्री बोला है, कुंडली बोला है। तो के.एम. मुंशी ने इस संविधान को कुंजी बोला है, जन्मपत्री बोला है और कुंडली बोला है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। दो जो यहाँ फैक्ट थे इम्पोर्टेंट वो हो गए संविधान के बारे में। फिर अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है संविधान की प्रस्तावना के बारे में? जो बेरुवारी केस आता है, इस केस में जो बेरुवारी केस आता है, कब आता है? यह 1960 में होता है। तो इसमें एससी ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। जो इनका डिसीजन आता है इस केस में कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। और आगे इसके बारे में देखेंगे बेरुवारी केस को। जो बेरुवारी क्षेत्र है, देख लेते हैं इसको। बेरुवारी क्षेत्र, जो ये बेरुवारी क्षेत्र है, ये क्या है? 9वीं संविधान संशोधन के द्वारा पाकिस्तान को दे दिया गया, ठीक है। तो 9th यानी कि 9वां संविधान संशोधन द्वारा पाकिस्तान को दे दिया गया, पाकिस्तान को दे दिया गया, ठीक है। ये एक फैक्ट है, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। और फिर देखेंगे कि केशवानंद भारती केस आता है। केशवानंद भारती केस जो आता है ये कब आता है? ये 1973। ये इसका डिसीजन आता है कब आता है? 24 अप्रैल। इसका डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने की, तो पूरी डेट आप याद रखेंगे। 24 अप्रैल 1973 को इसका डिसीजन आता है। और इसमें जो है 13 जजों की पीठ होती है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देखेंगे कितने होती, जो इसमें 13 जजों की जो है पीठ का, इसमें 13 जजों का एक बेंच बनाई जाती है जिसे पीठ बोलते हैं। तो 13 जजों की एक बेंच बनती है और निर्णय कैसे आता है? 7-6 के रेशियो से इसका निर्णय आता है। यानी कि 7 लोग समर्थन में होते हैं और 6 लोग उसके विरोध में होते हैं। तो 7-6 के रेशियो में इसका निर्णय आता है। इसमें जो मेन बातें कही गई वो क्या कही गई? तो ये हो गई केशवानंद के बारे में कुछ डेट वगैरह इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो केशवानंद भारती केस में क्या चीज़ें जो मेन निकल कर के आती हैं डिसीजन में, वो देख लेते हैं। इसमें तो सबसे पहला ये आता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। देखिए यहाँ पे कह रहा है बेरुवाली केस में जो 1960 में होता है, इसमें कहता है प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन 13 साल बाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, इस बेंच ने बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या है? प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, ये भी बोलता है। फिर कहते हैं कि संविधान की व्याख्या करने में प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। यानी कि अब प्रस्तावना जो है संविधान का भाग बन गया है। इस केस में डिसीजन में संविधान का भाग बना दिया गया, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय भी हो गई और संविधान की व्याख्या में इसकी सहायता भी ली जा सकती है। तो ये सारी बातें इस डिसीजन की मेन थी। और इसमें एक बात और कही गई थी, मूल ढांचे की बात कही गई थी। मूल ढांचा, ठीक है, कि जो ये संविधान का जो मूल ढांचा है, इससे जो है संसद छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, विधायिका इससे छेड़छाड़ नहीं करेगी। वो प्रस्तावना सहित संविधान के सभी भागों में परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं करेगी। और मूल ढांचा कौन निश्चित करेगा? मूल ढांचा निश्चित करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होगा, न्यायालय को होगा। वही निश्चित करेगी कि संविधान का कौन सा पार्ट
कौन सा उसका स्पेसिफिक जो प्रावधान है, अनुच्छेद है, तो वो मूल ढांचे को खंडित मतलब मूल ढांचे से रिलेटेड है। तो ये जो है न्यायालय निश्चित करेगा, वो निर्णय लेने का अधिकार अपने पास रख लिया। बाकी पूरा संविधान आप संशोधित कर सकते हैं, दे दिया संसद को ये अधिकार। ठीक है, तो इसमें मूल ढांचा का एक जो इसमें इस केस में जो डिसीजन आया था, तो इसमें एक ये भी इम्पोर्टेंट बात है और ये पूछता है इम्पोर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा यही पूछता है, मूल ढांचा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे भी हम ऐसे ही क्लास लेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के चलेंगे। हमें आपको ज्ञानी नहीं बनाना है, हमें आपको सिलेक्शन दिलाना है। एमपी वर्ग 1 में भी हमने इतने शॉर्ट टाइम में जो क्वेश्चंस दिए हैं, जिसने मुझे फॉलो किया, इतना टफ पेपर आने के बाद भी जिसने मुझे पूरी तरह फॉलो किया, मेरे नोट्स बनाए, एक्सप्लेनेशन को सुना अच्छे से और हर चीज़ के नोट्स बनाए, वो बहुत अच्छा स्कोर करके आया है। क्योंकि मैं हमेशा देखती हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या है, उसको इम्पोर्टेंट चीज़ें एनालिसिस करके देती हूँ। सारा सालों का पेपर उठा करके एनालिसिस करती हूँ, तब मैं अपनी जो है वीडियो, ये कोर्स वीडियोज़ बनाती हूँ, क्योंकि वो पॉइंट मैं हाईलाइट कर सकूँ। साथ में जो कम इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो भी देती हूँ, लेकिन जो ज़्यादा होते हैं उनको हाईलाइट करती हुई चलती हूँ, ताकि आपको पढ़ने में आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किन चीज़ों को ज़्यादा मेमोराइज करना है, किन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, कहाँ वेटेज देना है, कहाँ कम ध्यान देना है, वो चीज़ें शुरू से ही जब पता होती हैं तो हमारी लर्निंग बहुत बेटर जाती है। तो मेरा तो मोटिव यही रहता है कि आपको जो है एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी कराने का, ज्ञानी बनाने का नहीं, एग्ज़ाम सिलेक्शन ओरिएंटेड स्टडी मैं कराती हूँ। और आज तक मैंने जहाँ भी पढ़ाया, मेरे दिए हुए क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आए हैं। बहुत शॉर्ट टाइम में भी अगर मैंने दिया है, तब भी बच्चों के सिलेक्शन हमने करवाए हैं। तो मैं हमेशा जो है एनालिसिस बेसिस पे अपने कोर्स वीडियोज़ बनाती हूँ, एनालिसिस करके मैं अपने जो है प्रैक्टिस वीडियोज़ बनाती हूँ। यूँ ही नहीं कि बस अंधे तुक्के चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत एग्ज़ाम ओरिएंटेड होने वाली है। आगे की क्लासेस पाने के लिए जो है नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। धन्यवाद।